आधी रात के 12 बजे बाहर से लकड़ी पर नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। तुमने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद खरोंचने की आवाज बंद हो गई। तभी तुम्हें महसूस हुआ कि सिर के ऊपर से ठंडे पानी की बूंद गिर रही है। तुमने बिना सोचे ऊपर देखा। छत की दरार में एक बड़ी आंख तुम्हें घूर रही थी। अगले ही पल तुम मर गए। सिमुलेशन खत्म। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। ठंडा पसीना पल भर में मेरी शर्ट भिगो चुका था। मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। फिर मैंने दोबारा सिमुलेशन चालू कर दिया। रात हो गई। तुम बिस्तर के नीचे छिप गए। तुमने फटी हुई चटाई नीचे लटका दी ताकि बाहर से कोई तुम्हें ना देख सके। आधी रात के 12 बजे दरवाजा खुल गया। वो चीज कमरे के अंदर आई और आखिर में बिस्तर के पास आकर रुक गई। दरार से तुमने काले बालों से भरे 2 पैर देखे। उसने बिस्तर की तरफ देखा। अच्छी बात यह थी कि उसने सिर्फ 2 बार देखा। उसे अपनी मनचाही चीज नहीं मिली। फिर वो मुड़ा और मेज की तरफ चला गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। सुबह हो गई। वो चला गया। सिमुलेशन खत्म। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं बच गया। इससे साफ था कि वो चीज देखने या आवाज के सहारे शिकार ढूंढती है और बिस्तर के नीचे उसकी नजर नहीं पहुंच सकती थी। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। काला धुंध भी दरवाजे तक पहुंच गया था। मैंने जल्दी से मेज खींचकर दरवाजे के पीछे लगा दी। मेरा मकसद राक्षस को रोकना नहीं था। मैं बस खुद को याद दिलाना चाहता था कि अगर कोई अंदर आए तो मुझे पता चल जाए। फिर मैं भी सिमुलेशन की तरह जल्दी से बिस्तर के नीचे घुस गया। कुछ देर बाद पूरा अंधेरा छा गया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि तेज हवा की आवाज के साथ वो नामालूम चीज आ गई। धड़ाम। दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। मेरे कानों में गीले कदमों की आवाज गूंजने लगी। मैंने सांस रोक ली और दरार को घूरने लगा। वो हर कदम पर जमीन पर काले पानी का एक निशान छोड़ रही थी। फिर उसने कमरे में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर में वो मेरे चेहरे से 20 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर आकर रुक गई। एक काली चिपचिपी बूंद मेरे सामने फर्श पर गिरी। जहां बूंद गिरी वहां तुरंत एक छोटा सा गड्ढा बन गया। लेकिन जो बात मैंने सोची भी नहीं थी वो हो गई। अचानक उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं डर के मारे पीला पड़ गया। क्या सिमुलेशन में कोई गलती हो गई थी? लेकिन उसने सिर्फ जमीन पर पड़ी एक पुरानी लाश उठाई। पता नहीं वो वहां कितने समय से पड़ी थी। फिर वो राक्षस सीधे बिस्तर पर बैठ गया और उस लाश को बड़े मजे से खाने लगा। सड़ा हुआ गंदा रस बिस्तर के किनारे से टपक रहा था। हालांकि ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन सिमुलेटर ने कहा था कि वो चला जाएगा, तो वो जरूर चला जाएगा। जब तक मैं कोई बेवकूफी नहीं करता, यहाँ सुरक्षित था। समय बीतता गया। राक्षस ने खाना खत्म किया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। फिर वो लकड़ी के घर से बाहर चला गया। उसी समय मेरी आंखों के सामने खून जैसे लाल रंग का एक मैसेज दिखाई दिया। बधाई हो, तुम पहली रात सफलतापूर्वक जिंदा बच गए। धीरे धीरे उजाला होने लगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी जंग लगी कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लिया और घर से बाहर निकल गया। घर के आसपास एक छोटा सा जंगल था। वहां के पेड़ों की छाल बहुत चिकनी थी। उनकी शाखाओं पर इंसानी चेहरों जैसे फल लटक रहे थे। मैं एक मोटे पेड़ के पास गया और उसे हाथ लगाया। ये साफ इंसानी चमड़ी जैसा महसूस हो रहा था। देखूं या ना देखूं? अगर नहीं देखा तो रात में आग जलाने का कोई सामान नहीं मिलेगा और बिना आग के बचना मुश्किल था। अगर देखा तो राक्षस आ सकते थे। सिमुलेशन चालू। तुम सफेद मांस वाले पेड़ के पास गए। दोनों हाथों से कुल्हाड़ी का हैंडल कसकर पकड़ा। फिर उसकी बंद आंख पर पूरी ताकत से वार कर दिया। काला लाल रस बाहर फूट पड़ा। पेड़ गिरते ही कुछ फल जमीन पर लुढ़क गए। तुम्हें लकड़ी और खाना मिला। सिमुलेशन खत्म। मैंने गहरी सांस ली। दोनों हाथों से कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। जैसे ही मैं वार करने वाला था, पेड़ की आंख वाली जगह पर एक दरार खुल गई। अंदर से एक धुंधली पीली आंख दिखाई दी। वो मुझे घूर रही थी। मैं समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। मैंने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। वार बिल्कुल आंख पर लगा। काला लाल रस हाई प्रेशर पानी की तरह बाहर निकल पड़ा। मैं तुरंत एक तरफ लुढ़क गया और उस बदबूदार रस से बच गया। वो रस सूखी घास पर गिरा और वहां से सफेद धुआं उठने लगा। जैसे जैसे उसका खून निकलता गया, पेड़ की छाल का रंग फीका पड़ने लगा। कुछ ही देर में वो सूखे भूरे रंग का हो गया। मैंने माथे का पसीना पोंछा और जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करने लगा। मुझे 5 सफेद मांस वाली लकड़ियां और 3 सफेद मांस फल मिले। मन घिन से भर गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक फल उठाकर काट लिया। उसका स्वाद और बदबू इतनी खराब थी कि उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया और उसे निगल लिया। जैसे ही मैं लकड़ियां उठाकर अपने ठिकाने पर वापस जाने वाला था, मेरी नजर गिरे हुए पेड़ की जड़ों के नीचे पड़ी। वहां आधा मीटर के करीब एक अजीब सा बक्सा रखा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके ढक्कन के बीचों बीच एक मुंह उगा हुआ था। उस मुंह में छोटे छोटे नुकीले दांत भरे हुए थे। मैंने तुरंत फिर से सिमुलेशन चालू किया। सिमुलेशन में मैंने उसे एक सफेद मांस फल खिलाया। फल खाने के बाद उसने खुद ही अपना ढक्कन खोल दिया और उसने मुझ पर हमला भी नहीं किया। सिमुलेशन खत्म। इससे मेरी सोच सही साबित हो गई। मैंने हाथ घुमाया और फल सीधे उस मुंह के अंदर फेंक दिया। बक्सा पागलों की तरह उसे चबाने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। उसके ऊपर 2 चीजें रखी हुई थीं, एक हड्डी वाला लाइटर और दूसरी पेट्रोल की एक बोतल। हड्डी वाले लाइटर की आग डरावनी चीजों को दूर रख सकती थी, जबकि पेट्रोल आग को और तेज कर सकता था। उसी समय जंगल की धुंध
इतनी घनी हो चुकी थी कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे दोबारा वही एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैं तुरंत एक तरफ कूद गया। अगले ही पल बिना चमड़ी वाला एक बंदर वहां आ गिरा जहां मैं अभी खड़ा था। वार खाली जाने पर उस छिल्ली चमड़ी वाले बंदर ने एक डरावनी चीख मारी। फिर उसने पीछे के पैरों से जमीन को धक्का दिया और दोबारा मेरी तरफ झपटा। मैं पीछे नहीं हटा, मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। मेरे हाथ में पकड़ी जंग लगी कुल्हाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ पूरी ताकत से चली। कुल्हाड़ी सीधा उसके कंधे की हड्डी में धंस गई और हड्डी में फंस गई। मैंने तुरंत उसे जोरदार लात मारी। दफा हो, मैं चिल्लाया और फिर से कुल्हाड़ी उठा ली। मेरी जान की परवाह न करने वाली हालत देखकर वो छिल्ली चमड़ी वाला बंदर साफ डर गया। वो तुरंत मुड़ा और घनी धुंध के अंदर भाग गया। मैंने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। लगभग भागते गिरते हुए मैं वापस लकड़ी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने टूटा हुआ दरवाजा बंद किया, बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मैं तुरंत उठा और दरवाजे के पीछे सामान लगाकर उसे अटका दिया। फिर रात की तैयारी शुरू कर दी। मैं सफेद मांस वाली लकड़ियों को घर के बीच में बने पुराने आग वाले गड्ढे में जमा करने लगा। इसके बाद मैंने वह बोतल बाहर निकाली। मैंने पेट्रोल की कुछ बूंदें लकड़ियों पर डाल दी। फिर मैंने वह हड्डी वाला लाइटर निकाला और सफेद मांस वाली लकड़ियों में आग लगा दी। तुरंत नीली आग जल उठी, लेकिन तभी एक बहुत अजीब बात हुई। जलती हुई लकड़ियों से हल्की हल्की चीखों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आत्माएं धीरे धीरे फुसफुसा रही हों। उसी समय बाहर से फिर आवाजें आने लगीं। वो दम घोंट देने वाले कदमों की आवाज फिर लौट आई थी, और इस बार सिर्फ एक नहीं था। कुछ जोर से दीवार से टकराया, धूल का गुब्बार नीचे गिर पड़ा। उसके बाद खरोंचने की आवाजें शुरू हो गईं। चारों तरफ से लगातार आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों जंगली बिल्लियां एक साथ ब्लैक बोर्ड खरोंच रही हों। मैंने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और दरवाजे को घूरने लगा, लेकिन मैंने जल्दी ही एक बात नोटिस की। वे चीजें पिछली रात की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थीं, जैसे उन्हें किसी चीज का डर हो। तभी एक सफेद हाथ दरवाजे की दरार से अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने नीली आग को छुआ, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। अगले ही पल वो पूरी तरह जलकर खत्म हो गया। मेरी आंखें चमक उठीं। ये सच में काम कर रहा था। लगता है ये नीली आग उनके लिए झर जैसी थी। तभी खिड़की पर लगी फटी हुई चादर को किसी ने नोचकर हटा दिया। मैंने बाहर देखा। धुंध के बीच कम से कम 3 या 4 छिल्ली चमड़ी वाले बंदर घूम रहे थे। मैं हल्का सा हंसा। फिर आग के ढेर से एक जलती हुई सफेद मांस लकड़ी निकाल ली। कुछ कदम में ही मैं खिड़की तक पहुंच गया। मैंने जलती हुई लकड़ी पूरी ताकत से बाहर घुसेड़ दी। नीली आग तुरंत एक बंदर के चेहरे पर लगी चिपचिपी परत में फैल गई। वो दर्द से चीख उठा। बाकी बंदरों ने अपने साथी की हालत देखी और डर कर दूर भाग गए। मैं वापस आग के पास आया और हाथ में पकड़ी लकड़ी फिर से आग में डाल दी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आग में एक और सफेद मांस लकड़ी डाल देता था। सिर्फ वही नीली आग मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस करा रही थी। आखिरकार सुबह होने लगी। आसमान में हल्का सा धूसर रंग दिखाई देने लगा। उसी समय मेरी आंखों के सामने फिर वही जाना पहचाना मैसेज दिखाई दिया। बधाई हो, तुम इस डरावनी दुनिया में दूसरा दिन भी जिंदा बच गए। ट्रेडिंग फीचर अनलॉक हो गया है। पिछली रात की लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन खिड़की का फ्रेम फिर से टूट गया था। मुझे कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स का इंतजाम करना था। मैं वापस बिस्तर के पास बैठ गया। फिर मैंने ट्रेडिंग इंटरफेस खोला। एक सफेद मांस लकड़ी के बदले मैंने ली टिएंजू नाम के आदमी से एक हथौड़ा, एक जंग लगी आरी और 20 ताबूत की कीलें हासिल कर लीं। मैंने उन कीलों में से एक को हाथ में उठाया। गाइड के मुताबिक ताबूत की कीलों से मजबूत किए गए दरवाजे और खिड़कियां आत्मा जैसे राक्षसों को थोड़ा रोक सकती थीं। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत काम में लग गया। लकड़ी और ताबूत की कीलों की मदद से मैंने हर टूटे हुए हिस्से को अच्छी तरह बंद कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं कुल्हाड़ी उठाकर फिर से बाहर निकल गया। इस बार मैं कल वाले रास्ते पर नहीं गया। मैंने दूसरी दिशा चुन ली। गाइड में लिखा था कि छिल्ली चमड़ी वाले बंदर सफेद मांस आत्माओं से जुड़े हुए जीव हैं, और कल मैं उनसे बुरी तरह लड़ चुका था, इसलिए फिलहाल उनसे दूर रहना ही बेहतर था। करीब 20 मिनट चलने के बाद मुझे आगे कुछ टूटे हुए पत्थर के स्मारक दिखाई दिए। उनके बीच बिखरे हुए पत्थरों का एक ढेर था और उसी के बीच 2 बक्से रखे हुए थे। एक वही पुराना मांस वाला खजाना बक्सा था, जबकि दूसरा बिल्कुल अलग था। वो हथेली जितना छोटा एक मंदिर था। उस छोटे मंदिर के नीचे दान पेटी जैसी एक जगह बनी हुई थी। क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? सिमुलेशन चालू। तुम काले रंग के छोटे मंदिर के पास गए। तुमने हाथ बढ़ाकर उस बिना चेहरे वाली मूर्ति को छूने की कोशिश की। जैसे ही तुम्हारी उंगली उसके कपड़े से टकराई, मूर्ति के चेहरे को ढकने वाले दोनों हाथ अचानक हट गए। तुरंत तुम्हारे कानों में बहुत तेज और डरावनी मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी आत्मा फट रही हो। अगले ही पल मंदिर के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे काले हाथ बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और एक झटके में अंदर खींच लिया। तुम मर गए। सिमुलेशन खत्म। मेरा चेहरा उतर गया। ये सच में कोई खतरनाक चीज थी। पैसा दो तो ठीक, नहीं तो सीधा जान ले लेती है।
मैंने फिर से सिमुलेशन चालू किया। तुमने पत्थरों वाले इलाके के आसपास ध्यान से तलाश शुरू की। एक टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा के सिर के नीचे तुम्हें एक जंग लगा तांबे का सिक्का मिला। तुमने वह सिक्का मंदिर के नीचे बने दान वाले छेद में डाल दिया। इसके बाद उस मूर्ति ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर उसके मुंह से एक डिजाइन शीट बाहर निकल आई। सिमुलेशन खत्म। तो बात यह थी, यही असली तरीका था। मैंने तुरंत सिमुलेशन के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। पत्थरों की दरार में मुझे वैसा ही एक तांबे का सिक्का मिल गया। मैंने सिक्का उठाया और काले मंदिर के सामने पहुंच गया। फिर सिक्का अंदर फेंक दिया। तुरंत अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। मंदिर के अंदर की मूर्ति ने धीरे धीरे अपने सूखे हाथ हटा लिए और उसका चेहरा दिखाई देने लगा। लेकिन वो चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी रोता हुआ चेहरा बन जाता, कभी पागलों की तरह हंसने लगता और कभी बिल्कुल अलग शक्ल में बदल जाता। मैंने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार मूर्ति का चेहरा एक अजीब सी मुस्कान पर रुक गया। फिर उसका पेट दो दरवाजों की तरह खुल गया। अंदर से एक पीला पड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। बधाई हो, तुम्हें गुआनाइन पानी की बोतल का ब्लूप्रिंट मिला। बनाने के लिए जरूरी सामान: एक बोतल जैसा कंटेनर, 2 अजीब आंखें, 3 मिरर वाटर घास। ये गुआनाइन बोतल हर दिन अपने आप 500 मिलीलीटर साफ पानी बना सकती है। इस डरावनी दुनिया में साफ पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। उसी समय मेरा पेट जोर से गुर्राने लगा। लगता था अब खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने नजर उस मांस वाले खजाने के बक्से पर डाली, लेकिन मेरे पास सफेद मांस फल नहीं था, तो उसे खोलूं कैसे? और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सिमुलेशन का आखिरी मौका बचा था। जोखिम उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। सिमुलेशन चालू। तुमने कुछ इंसानी चेहरे वाले जहरीले मशरूम इकट्ठा किए, फिर उन्हें बक्से के मुंह में फेंक दिया। बक्से को फूड पॉइजनिंग हो गई। जैसे ही उसने मुंह खोला, तुमने मौका देखकर अंदर हाथ डाला और सामान निकाल लिया। सिमुलेशन खत्म। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। 2 टहनियों की मदद से मैंने उन चेहरे वाले मशरूमों को उठाया। जैसे ही मैंने उन्हें पकड़ा, मशरूम पर बना इंसानी चेहरा दर्द से मरोड़ खाने लगा। मैं सीधे मांस वाले बक्से के पास पहुंचा और सारे मशरूम उसके बड़े लालची मुंह में ठूंस दिए। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उसने बैंगनी काली जीभ बाहर निकाल दी। उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा। मैंने मौका नहीं गंवाया। तुरंत हाथ अंदर डालकर टटोलना शुरू कर दिया। मुझे 3 मिरर वाटर घास के बीज मिले और 2 सड़े हुए मांस के टुकड़े। बुरा नहीं था। आखिर मिरर वाटर घास के बीज गुआनाइन बोतल बनाने के लिए जरूरी सामानों में से एक थे। मैं तुरंत वहां से निकल गया। अब और लालच करना ठीक नहीं था। जब मैं अपने ठिकाने पर वापस पहुंचा, तब तक काला धुंध इतना घना हो चुका था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। बक्से से मिले वे 2 सड़े हुए मांस के टुकड़े दिखने में तो मांस थे, लेकिन उनके नोट में साफ लिखा था कि उन्हें खाने पर जहर लगने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए उन्हें सीधे खाना नामुमकिन था। मुझे कोई और खाने की चीज ढूंढनी थी। मैंने ट्रेडिंग चैनल खोल दिया और एक सफेद मांस लकड़ी के बदले मैंने एक खाली कोला की बोतल हासिल कर ली। अब गुआनाइन बोतल बनाने के लिए सिर्फ मिरर वाटर घास और आंख की जरूरत थी। मिरर वाटर घास के बीज मेरे पास पहले से थे। अब सिर्फ आंख चाहिए थी। मैंने खिड़की के बाहर पेड़ों की तरफ देखा। उन छिल्ली चमड़ी वाले बंदरों की भी आंखें थीं। मैंने सड़े हुए मांस के हर टुकड़े को पेट्रोल में भिगो दिया जब तक वे पूरी तरह तेल से भर नहीं गए। फिर उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वही दम घोंट देने वाला दबाव फिर से महसूस होने लगा। मैंने पेट्रोल में भीगे हुए मांस के टुकड़े लकड़ी के घर से कुछ दूरी पर फेंक दिए। फिर वापस घर के अंदर आ गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, बस एक पतली सी दरार छोड़ दी। मेरे हाथ में हड्डी वाला लाइटर था। जैसे ही कोई लालची छिल्ली चमड़ी वाला बंदर मांस खाने आएगा, मैं जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ फेंक दूंगा। दूर कहीं से चिपचिपी और अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। तीसरी रात शुरू हो चुकी थी। बहुत जल्दी वहीं पुराने कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार कुल 5 छिल्ली चमड़ी वाले बंदर आए थे। वे सावधानी से मांस के ढेर के चारों तरफ घूम रहे थे। उनमें से एक सबसे बड़ा था। उसकी नाक लगातार हिल रही थी, जैसे वो जांच रहा हो कि कहीं कोई जाल तो नहीं। कुछ देर सोचने के बाद आखिर वह खुद को रोक नहीं पाया। बाकी 4 भी तुरंत आगे बढ़ गए। अगले ही पल सारे मांस के लिए आपस में लड़ने लगे। मैं बिना कोई भाव दिखाए खड़ा रहा। फिर मैंने हड्डी वाले लाइटर का बटन दबाया। हाथ में पकड़ी सफेद मांस लकड़ी तुरंत जल उठी। मैंने पूरी ताकत से हाथ घुमाया और उस जलती हुई लकड़ी को सीधे उन बंदरों के बीच फेंक दिया। उन 5 के शरीर पर पहले से ही सड़े हुए मांस का तेल लगा हुआ था। जैसे ही आग की चिंगारी उन पर गिरी, वे ऐसे जल उठे जैसे सूखी लकड़ी पर पेट्रोल डाल दिया गया हो। एक पल में 5 आग के बड़े बड़े गोले बन गए। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और एक लात मारकर टूटा हुआ दरवाजा खोल दिया। फिर सीधा बाहर दौड़ पड़ा। एक छोटा बंदर पूरे शरीर में आग लिए जंगल की तरफ भाग रहा था। मैंने 2 कदम में उसे पकड़ लिया। फिर जंग लगी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसके ऊपर दे मारी। वो दर्द से तड़पा। उसका शरीर 2 बार झटका खाकर हिला और फिर जमीन पर गिर गया।
लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी नजर सीधे उस सबसे बड़े बंदर पर थी। उसकी जान सबसे ज्यादा मजबूत थी। इतनी आग में जलने के बावजूद वो अभी भी खड़ा हो गया था। उसकी दोनों आंखों में उसकी जहरीली आंखें मुझे घूर रही थीं। अगले ही पल वो मेरी तरफ झपटने वाला था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं एक तरफ मुड़ा और उसके जले हुए शरीर से बच गया। फिर हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाई। वार सीधा उसके कमजोर घुटनों पर पड़ा। छिल्ली चमड़ी वाला बंदर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं बिना रुके उसके पीछे पहुंच गया। फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। बाकी 3 बंदर पहले ही आग में जलकर मर चुके थे। मैंने आराम करने का समय नहीं लिया, सीधे उन जली हुई लाशों की तलाशी लेने लगा। मुझे एक अजीब आंख मिली, मुझे कुछ अजीब हड्डियां मिली और मुझे एक अजीब चमड़ी भी मिली। लेकिन जैसे ही मैं वापस घर जाने वाला था, अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास दौड़ गया। कुछ गड़बड़ थी। चारों तरफ बहुत ज्यादा सन्नाटा था, यहां तक कि हवा की आवाज भी गायब हो चुकी थी। जमीन पर जल रही नीली आग भी जैसे किसी चीज के दबाव में आ गई हो। उसकी रोशनी तेजी से कम होने लगी। फिर एक ऐसी ठंड महसूस हुई जो सीधा हड्डियों तक पहुंच रही थी। मैंने बिना सोचे जंगल की गहराई की तरफ देखा। घनी धुंध लगातार हिल रही थी और जो पेड़ पहले टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे थे, अब वे इंसानों की तरह खड़े नजर आ रहे थे। तभी मेरे कानों में एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो आवाज अचानक आई थी। मैं तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। अंदर घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे से टिक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। अभी जो चीज थी वो छिली चमड़ी वाला बंदर नहीं था। वे बंदर जिंदा जीव थे, उनकी लाशें होती थीं, उन्हें मारा जा सकता था। लेकिन अभी जो आवाज मैंने सुनी थी उसमें कुछ बहुत गलत था। मैं तुरंत आग के पास पहुंचा और एक सफेद मांस लकड़ी जला दी। नीली आग फिर से भड़क उठी। उसने कमरे का अंधेरा दूर कर दिया, लेकिन वो ठंड अभी भी गई नहीं थी। तभी बाहर से फिर आवाज आई। कोई धीरे धीरे दरवाजा थपथपा रहा था। अंकल, दरवाजा खोलो ना। मैंने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और दरवाजे को घूरने लगा। दरार से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं। बाहर बिल्कुल खाली था। सिर्फ वही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। क्या ये कोई आत्मा जैसा राक्षस था? अगर ऐसा है तो शायद आम हथियार इस पर काम नहीं करेंगे। अंकल, दरवाजा नहीं खोलोगे? तो हम खुद अंदर आ जाते हैं। अगले ही पल नया ठीक किया गया दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता हो। तभी दरवाजे पर लगी काली ताबूत की कीलें चमकने लगीं। उनसे गहरा लाल रंग निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाल गर्म लोहे को किसी के शरीर पर लगा दिया गया हो। अचानक बाहर से दर्द भरी चीख सुनाई दी। दर्द हो रहा है? ये क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। इसके साथ ही दरवाजे का हिलना बंद हो गया। काले धुएं की एक लकीर दरार से अंदर घुसी, लेकिन जैसे ही वो नीली आग की रोशनी से टकराई, वो तुरंत गायब हो गई। दरवाजे पर लगी काली कीलें इस समय बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ रही थीं। उनकी गर्मी से आसपास की लकड़ी तक जलकर काली पड़ गई थी। लगता था कि ये ताबूत की कीलें सच में आत्मा जैसे राक्षसों को रोक सकती हैं। दरवाजे पर थपथपाने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। उसकी जगह बाहर से एक गुस्से भरी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा। मेरी चमड़ी में बहुत खुजली हो रही है, मुझे वो चमड़ी चाहिए। मैंने जरा भी लापरवाही नहीं की। मैं धीरे धीरे पीछे हटकर बिस्तर के पास आ गया। फिर आग में एक और सफेद मांस लकड़ी डाल दी। आज रात सोना नामुमकिन था। वो एहसास कि कोई लगातार मुझे देख रहा है पूरी रात बना रहा। आखिरकार सुबह होने लगी, तब जाकर वो एहसास पूरी तरह गायब हुआ। मेरी आंखों के सामने फिर एक मैसेज दिखाई दिया। बधाई हो, तुम चौथे दिन तक जिंदा बच गए हो। अपग्रेड फीचर अनलॉक हो गया है। मैंने चेहरे का पसीना पोंछा, फिर मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। उसी समय मेरे पेट ने जोर की आवाज निकाली। लगता था अब जल्दी से खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे को ध्यान से देखने लगा जिसने पिछली रात मेरी जान बचाई थी। उस पर छोटे छोटे काले हाथों के निशान बने हुए थे। हर निशान लगभग हथेली जितना बड़ा था। कुछ ताबूत की कीलें डीली हो चुकी थीं और उन पर बने निशान भी पहले से फीके पड़ गए थे। स्पष्ट था कि ये चीजें हमेशा नहीं चलने वाली थीं। मुझे कोई नया बचाव का तरीका ढूंढना था। मैंने नया अनलॉक हुआ अपग्रेड फीचर खोल दिया। तुरंत मेरे सामने लकड़ी के घर की जानकारी दिखाई देने लगी। घर के साथ साथ कुल्हाड़ी और ताबूत की कीलों पर भी अपग्रेड का निशान दिखाई दे रहा था। लकड़ी के घर को अपग्रेड करने के लिए 20 लकड़ियां और 10 पत्थर चाहिए थे। मैं कुल्हाड़ी उठाकर सफेद मांस वाले जंगल में चला गया। वहां मैंने काफी पेड़ काटे। मुझे कुल 30 सफेद मांस लकड़ियां और 5 सफेद मांस टहनियां मिली। इसके बाद मैं पत्थरों वाले इलाके में गया और वहां से 20 पत्थर इकट्ठा कर लिए। जब तक मैं सारा सामान वापस घर तक लाया तब तक शाम होने लगी थी। अचानक एक नोटिफिकेशन सामने आया, जरूरी सामान पूरा हो चुका है। क्या तुम अपने ठिकाने को अपग्रेड करना चाहते हो? अपग्रेड शुरू हो रहा है। अनुमानित समय 1 घंटा।
अगले ही पल हल्की सुनहरी रोशनी पूरे लकड़ी के घर पर फैल गई। मैं बाहर खड़ा होकर देखने लगा। लकड़ियां और पत्थर अपने आप हवा में उठ रहे थे, फिर धीरे धीरे घर की दीवारों में मिलते जा रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम पर हल्के सुनहरे रंग के निशान उभर आए थे। 1 घंटे बाद सुनहरी रोशनी गायब हो गई। बधाई हो, तुम्हारा ठिकाना अपग्रेड होकर ग्रीन लेवल का शिकारी केबिन बन गया है। अब यह लकड़ी का घर सच में घर जैसा लग रहा था। मैं घर के पीछे गया। अपग्रेड के बाद वहां करीब 2 मीटर की एक छोटी जमीन भी मिल गई थी। मैंने मिरर वाटर घास के तीनों बीज बाहर निकाले, फिर कुल्हाड़ी से मिट्टी में एक छोटा गड्ढा खोदा और सावधानी से बीज उसमें डाल दिए। जैसे ही मेरे हाथ से खून की बूंद मिट्टी पर गिरी, मिट्टी अचानक उबलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा मुंह खून पी रहा हो। अगले ही पल 3 हरे पौधे मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आए। मिरर वाटर घास। बढ़ने का समय 24 घंटे। अगर सब ठीक रहा तो कल इसी समय तक मैं गुआनाइन बोतल बना सकूंगा और पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वह एकदम घोंट देने वाला उदास माहौल पूरे इलाके में फैल चुका था। मैंने आग जलाई और दरवाजे पर लगी उन ताबूत की कीलों को ध्यान से देखने लगा। पिछली रात की लड़ाई के बाद वे थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थीं। उनका रंग भी पहले जैसा नहीं रहा था। पिछली रात वाला राक्षस एक आत्मा जैसा जीव था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके पास दिमाग भी था। साधारण बचाव का सामान शायद आज रात नहीं टिक पाएगा। मैंने अपग्रेड पैनल खोल दिया। घिसी हुई ताबूत की कील, सफेद लेवल अपग्रेड करके। आत्मा रोकने वाली लंबी कील, ग्रीन लेवल। जरूरी सामान 100 ग्राम अजीब मांस। मैंने तुरंत ट्रेडिंग चैनल खोला। 2 सफेद मांस फल देकर ली टिएंजू से 2 किलो अजीब मांस खरीद लिया। रोशनी चमकी और 2 गहरे लाल रंग के मांस के टुकड़े फर्श पर दिखाई दिए। अब सारा सामान पूरा था। घिसी हुई ताबूत की कील, सफेद लेवल, अपग्रेड होकर आत्मा रोकने वाली लंबी कील बन गई, ग्रीन लेवल। मैं तुरंत उठा और उन नई कीलों को दरवाजे और खिड़कियों में पहले से भी ज्यादा मजबूती से ठोक दिया। सब कुछ खत्म होते होते पूरी रात हो गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और नया सिमुलेशन चालू किया। रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। चमड़ी वाला राक्षस दरार से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन नई कीलों ने उसे जला दिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन तभी एक और राक्षस दिखाई दिया। वो हड्डियों से बना हुआ था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने दीवारों पर पागलों की तरह टक्कर मारनी शुरू कर दी। लगातार टक्करों से दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। उसी मौके का फायदा उठाकर चमड़ी वाला राक्षस कागज की तरह पतला हो गया, फिर दरार से अंदर घुस आया और सीधे तुम्हारे चेहरे पर चिपक गया। तुम मर गए। सिमुलेशन खत्म। मैं झटके से उठ बैठा। ठंडे पसीने से मेरी पीठ पूरी भीग चुकी थी। ये घर उन दोनों राक्षसों को रोक नहीं सकता था। फिर से सिमुलेशन चालू, सिमुलेशन शुरू। तुमने जानबूझकर दरवाजे में एक छोटी सी दरार छोड़ दी ताकि चमड़ी वाला राक्षस अंदर आने की कोशिश करे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो सच में फंस गया। जैसे ही उसका शरीर दरार में अटका, तुमने फौरन 2 आत्मारोधी कीलें उठाईं और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दी। बाहर खड़े हड्डी वाले राक्षस को अपने साथी की मौत का एहसास हो गया। वो पागलों की तरह गुस्से में आ गया। उसने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन अंदर उसका इंतजार मेरे बड़े लोहे के हथौड़े से हो रहा था। मैंने हाथ में बची हुई आत्मारोधी कीलों को देखा। मेरी आंखों में एक सख्त चमक उभर आई। आज रात जाल तैयार था। बाहर हवा अजीब आवाजें कर रही थी। काला धुंध इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भैया, वो हैंडसम अंकल लगता है दरवाजा ठीक कर चुके हैं। ठीक कर लिया है तो फिर तोड़ देंगे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था और मैंने जानबूझकर इतनी जगह छोड़ रखी थी कि उसमें से एक हाथ अंदर आ सके। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। उस पर लगी आत्मारोधी कीलें लाल रोशनी छोड़ने लगी। आह, जल गया। बहुत दर्द हो रहा है। बहन, ये दरवाजा तोड़ दो, मुझे अंदर जाना है और इसकी चमड़ी उतारनी है। ठीक है, तोड़ देते हैं। अगले ही पल एक हड्डी वाला हाथ दरार में घुस आया। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। यही मौका था, लेकिन मैंने उस हड्डी वाले हाथ पर हमला नहीं किया। मैं तुरंत पीछे हट गया। अगले ही पल सांप जैसी छपटी इंसानी चमड़ी दरार से फिसल कर अंदर आ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने चारों तरफ जलती नीली आग देखी। वो तुरंत किसी अंधेरे कोने में भागना चाहती थी। मैं हंस पड़ा। अब जब अंदर आ ही गए हो तो बाहर जाने का मत सोचना। मैंने बाएं हाथ से वह कील निकाली जिसे मैं पहले से कसकर पकड़े हुए था, फिर पूरी ताकत से जमीन पर पड़ी उस इंसानी चमड़ी में घोंप दी। कील सीधा उसके कंधे वाले हिस्से को चीरती हुई फर्श में धंस गई। कील पर बने लाल निशान तेजी से चमकने लगे, लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। दूसरी कील भी तुरंत उसके पीछे गई और सीधा उसकी टांग वाले हिस्से में धंस गई। बाहर खड़े हड्डी वाले राक्षस ने अपने भाई की चीख सुन ली। वो पूरी तरह पागल हो गया। आखिरकार टूटा हुआ दरवाजा उसका दबाव नहीं झेल पाया। धड़ाम, वो अंदर घुस आया और सीधे मेरी तरफ झपटा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी।
लेकिन मेरे दाएं हाथ का हथौड़ा पहले से तैयार था। मैंने उसके हाथ के जोड़ पर निशाना लगाया और पूरी ताकत से हथौड़ा दे मारा। हड्डी हड्डी वाले बच्चे की बांह की हड्डी इस वार से सीधे चूर चूर हो गई। हड्डियों के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। वो तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी समय जमीन पर पड़ी चमड़ी से एक दर्द भरी चीख निकली। जमीन पर कीलों से जड़ी हुई वह चमड़ी अचानक बीच से फट गई। उसने अपने कीलों में फंसे हिस्से को छोड़ दिया, फिर काले धुएं की तरह बदलकर मेरी तरफ टकरा गई। उस टक्कर से मैं 2 कदम पीछे खिसक गया। हड्डी वाले बच्चे ने मौका देखकर फिर से उठने की कोशिश की। उसने एक तेज चीख मारी। आवाज इतनी तीखी थी कि मेरा सिर घूम गया। कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैं संभला तब तक हड्डी वाला बच्चा खिड़की तोड़कर भाग चुका था। वो घने काले धुंध में गायब हो गया। मैंने सिर झटका और नीचे देखा। अभी अभी जो चमड़ी मुझसे टकराई थी उसने शायद अपनी सारी ताकत उसी एक वार में लगा दी थी। अब वह तेजी से सिकुड़ रही थी। कुछ ही देर में वह एक धूसर रंग की चमड़ी बनकर रह गई। मैंने उसे उठाया। तुम्हें नफरत भरी चमड़ी मिली। ब्लू लेवल कपड़े बनाने का सामान। ऐसी 3 चमड़ियां इकट्ठा करने पर एक खास कपड़ा बनाया जा सकता है जो इंसानों की मौजूदगी को छिपा सकता है। इसके बाद मेरी नजर जमीन पर बिखरी हड्डियों पर गई। तुम्हें अजीब हड्डियों का चूरा मिला। ग्रीन लेवल। इसे पीसकर खास खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने हथौड़े से उन 5 हड्डियों के टुकड़ों को और बारीक पीस दिया। कुछ ही देर में वे सफेद पाउडर बन गए। फिर मैं खेत वाली जगह पर पहुंचा और वह हड्डी का पाउडर मिट्टी पर छिड़क दिया। जैसे ही पाउडर मिट्टी में मिला, उंगली जितनी ऊंची मिरर वाटर घास अचानक तेजी से बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई ताकत भर दी गई हो। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसे काट लिया। फिर मैं वापस घर के अंदर आया। मैंने खाली कोला की बोतल निकाली, 2 अजीब आंखें निकाली और 3 मिरर वाटर घास भी रख दी। फिर बनाना शुरू किया। मेरे हाथ में पकड़ा ब्लूप्रिंट अचानक जल उठा और राख जैसी धुंध बनकर मेज पर रखे सभी सामान को घेर लिया। कुछ सेकंड बाद बनाना सफल रहा। नाम गुआनयिन पानी की बोतल। फंक्शन हर दिन अपने आप 500 मिलीलीटर साफ पानी बनाती है। आखिरकार पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने बोतल को हल्का सा हिलाया, फिर बिना रुके एक घूंट पानी पी लिया। लंबे समय से पानी की कमी की वजह से मेरे होंठ फट चुके थे, लेकिन पानी पीते ही वे तुरंत आराम महसूस करने लगे। अब मेरे पास ये चीज थी और इसके साथ ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी समस्या भी खत्म हो गई। बधाई हो, तुम 5वें दिन तक जिंदा बच गए हो। मैप फीचर अनलॉक हो गया है। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। मेरी नजर के दाएं तरफ अचानक एक गोल रडार का निशान दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उस पर ध्यान लगाया, मेरे सामने एक आधी पारदर्शी होलोग्राम मैप खुल गया। मैप पर मेरे ठिकाने के पीछे करीब 2 किलोमीटर दूर एक जगह दिखाई दे रही थी। वहां काला धुंध पूरी तरह नहीं फैला था। धुंध के बीच कुछ चौकोर इमारतें दिखाई दे रही थीं। जहां इमारतें हों वहां काम की चीजें मिलने की संभावना भी होती है, जैसे कपड़ा, धातु या फिर और अच्छे ब्लूप्रिंट। मैंने दरवाजा खोला और घर के पीछे की तरफ चल पड़ा, लेकिन मैं सीधे कांटों वाले जंगल में नहीं घुसा। सुरक्षा के लिए मैंने पहले सिमुलेशन चालू किया। तुम्हें सूखे पत्तों के नीचे छिपी हुई एक इंसानों द्वारा बनाई गई पगडंडी मिली। तुम उसी रास्ते पर आगे बढ़े और कांटों वाले जंगल में छिपे शिकारी पौधों से बच गए। तुम सुरक्षित अपनी मंजिल के किनारे तक पहुंच गए। सिमुलेशन खत्म, जैसा मैंने सोचा था। वहां सच में एक रास्ता था। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक बड़ी घिसी हुई चट्टान के पास मुझे एक धुंधला सा रास्ता दिखाई दिया, लेकिन वो साधारण रास्ता नहीं था। वो कब्रों के पत्थरों से बना हुआ रास्ता था। दोनों तरफ का धुंध जंगल से भी ज्यादा घना था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि कोई पक्षी या कीड़ा भी आवाज नहीं कर रहा था। करीब 20 मिनट और चलने के बाद आगे का धुंध थोड़ा कम होने लगा और रास्ते के बीच एक टूटा फूटा बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। लीफोजाई, एक गांव। मैं तुरंत रुक गया और दरवाजे के एक खंभे के पीछे छिपकर आगे देखने लगा। सामने कई घर बने हुए थे। ज्यादातर घर छोटे और पुराने लग रहे थे, लेकिन मैं बिना सोचे अंदर नहीं गया। मैंने फिर से सिमुलेशन चालू किया। तुम एक टूटी हुई दीवार फांदकर पहले घर के अंदर घुस गए। तुम अलमारी में सामान ढूंढ रहे थे, तभी पानी के बड़े मटके में छिपी कोई चीज जाग गई। उसके साथ लड़ाई हुई। तुम्हें हल्की चोट लगी, लेकिन आखिर में तुम उसे मारने में कामयाब रहे और तुम्हें एक खास कंटेनर मिला। सिमुलेशन खत्म। सिर्फ हल्की चोट लगी थी और उसे मारा भी जा सकता था। अब मुझे थोड़ा भरोसा हो गया। मैं गांव के सबसे बाहरी घर की दीवार तक पहुंच गया, फिर बिल्ली की तरह फुर्ती से दीवार पार कर गया। मैं रुका नहीं, सीधे मुख्य कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरे हाथ में हथौड़ा तैयार था। मैं एक तरफ से अंदर घुसा और तुरंत कमरे के कोने में रखे बड़े पानी के मटके को देखने लगा। मैंने जमीन से एक टूटी हुई ईंट उठाई, फिर पूरी ताकत से उसे मटके की तरफ फेंक दिया। ईंट मटके के किनारे से टकराई और एक तेज आवाज गूंज उठी। अगले ही पल मटके के अंदर से किसी गाढ़े तरल के हिलने जैसी आवाज आने लगी और फिर अगले ही पल एक सफेद और सूजा हुआ हाथ मटके के किनारे पर आ टिका। उसने दोनों हाथों से सहारा लिया
और किसी मोटे कीड़े की तरह मटके से बाहर निकल आया। फिर सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं एक कदम बगल में हटा और उसका हमला आसानी से बच गया। राक्षस जोर से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके उठने से पहले ही मेरा हथौड़ा नीचे आ चुका था। हथौड़ा सीधा उसके सिर के पीछे लगा। एक ही वार में उसका काम तमाम हो गया। उसे मारने के बाद मैं तुरंत घर में सामान ढूंढने लगा। सिमुलेटर ने कहा था कि यहाँ कोई खास कंटेनर है तो वो जरूर होगा। आखिर मुझे मिट्टी के बने बिस्तर के नीचे छिपे एक खाने में धूल से भरा लकड़ी का डिब्बा मिला। मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक काला मिट्टी का कटोरा रखा था, प्राचीन कटोरा, ग्रीन लेवल। हर दिन इसमें थोड़ा मांस और खून चढ़ाने पर बुद्ध का बचा हुआ खाना मिल सकता है। मेरी आंखें चमक उठीं। ये तो खाना देने वाला आइटम था। अब मेरे पास पानी भी था, और अगर ये कटोरा भी काम कर गया तो चाहे रोज आधी रोटी ही क्यों ना मिले, फिर भी फायदा ही था। मैं जाने ही वाला था कि अचानक बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत दीवार से चिपक गया और सांस रोक ली। जो चीज अंदर आई वो बहुत लंबी थी। उसका सिर बिल्कुल गंजा था और उसने फटा हुआ धूसर रंग का साधु वाला कपड़ा पहन रखा था। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। वो उल्टा चलते हुए अंदर आया था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। उसके मुंह से लगातार कुछ शब्द निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानी भाषा को उल्टा बोल रहा हो। वो लगातार उस राक्षस की लाश को देख रहा था जिसे मैंने अभी मारा था। अचानक उस उल्टे साधु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथों के जोड़ भी उल्टे थे। उसने लाश को उठाया और अपने डीले कपड़ों की बड़ी आस्तीन में ठूंस लिया। तभी उसकी आंखें अचानक घूम गईं। उसकी नजर सीधे मुख्य कमरे के दरवाजे पर पड़ी। मेरा दिल बैठ गया। मैं पकड़ा गया था। मैंने हथौड़ा और कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में पसीना भर गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सिमुलेशन चालू। तुम कमरे से बाहर दौड़े और हथौड़ा घुमाकर उल्टे साधु के घुटनों पर मारने की कोशिश की। तुम बहुत तेज थे, लेकिन वो साधु तुमसे भी तेज निकला। अचानक उसकी पीठ पर उगा हुआ एक बड़ा मुंह खुल गया। तुम मर गए। सिमुलेशन खत्म। ठंडा पसीना तुरंत मेरी पीठ पर फैल गया। इस राक्षस का शरीर पूरी तरह अजीब था। इसके शरीर का कोई भी हिस्सा सामान्य नहीं था। अगर उसकी हरकतें, उसकी भाषा और यहां तक कि उसकी सोच भी उल्टी थी, तो उसे यहां से हटाने के लिए मुझे ऐसा कारण बनाना होगा कि वो खुद अंदर आना चाहे। उसी समय दरवाजे के पास भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल वो उल्टा साधु पीछे हटने वाला था। अगर वो कमरे के अंदर आ गया तो उस अजीब आंख की नजर के नीचे इस छोटे से कमरे में मेरे बचने का कोई मौका नहीं होगा। मैंने तुरंत जेब से मांस का एक छोटा टुकड़ा निकाला। ये वही टुकड़ा था जो मुझे पानी के मटके के पास मिला था। मैंने बिना समय गंवाए उसे कमरे के अंदर फेंक दिया। उल्टे साधु का पैर दरवाजे पर ही रुक गया। उसके सिर के पीछे लगी आंख अचानक सिकुड़ गई। उसने कमरे के अंदर की आवाज सुन ली थी। जो कदम अंदर आने वाले थे वे तुरंत रुक गए। फिर वो तेजी से उल्टा चलते हुए सड़क की दूसरी तरफ चला गया। मैंने राहत की सांस ली। उसी समय मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां वो अभी खड़ा था। वहां एक पीला पड़ा कागज गिरा हुआ था। मैं चीते की तरह बाहर भागा। फौरन वह कागज उठाया, फिर दीवार फांदकर वहां से निकल गया। मैं लगातार भागता रहा जब तक वापस कब्रों वाले रास्ते पर नहीं पहुंच गया। तब जाकर मैं रुका और अपना सामान देखने लगा। तुम्हें शांति बॉक्स का ब्लूप्रिंट मिला। शांति बॉक्स, ब्लू लेवल। जब इसे जलाया जाता है तो धुआं जिस दिशा में जाता है वही लाल मंदिर तक पहुंचने का सही रास्ता होता है। बनाने के लिए जरूरी सामान: 50 मिलीलीटर तेल, 5 ग्राम अजीब राख। मुझे धुंधला सा याद था कि मेरे ठिकाने के पास पहाड़ी पर एक अजीब लाल मंदिर मौजूद है, लेकिन अभी उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था सुरक्षित घर लौटना। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार मेरा शिकारी केबिन दिखाई दे गया। मैं तुरंत अंदर भागा, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और आग जला दी। सब कुछ एक ही सांस में कर डाला। फिर मैं थककर जमीन पर बैठ गया, कमरे में जल रही नीली आग को देखते हुए। मेरे तन और मन का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर बाद मैंने गांव से लाया हुआ वह पुराना कटोरा निकाला। मेरे पास बचा हुआ सड़ा मांस का एक टुकड़ा अभी भी था। मैंने उसे कटोरे के अंदर डाल दिया। अचानक कटोरा हिलने लगा। उसके अंदर से एक पारदर्शी चिपचिपा तरल निकलने लगा। वो धीरे धीरे उस मांस के टुकड़े को पूरी तरह ढकने लगा। फिर कटोरा हल्का हल्का कांपने लगा और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। कटोरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। फिर उसमें पड़ा सड़ा हुआ मांस गायब हो गया। उसकी जगह एक धूसर सफेद रंग का चावल का गोला दिखाई दिया। उसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। तुम्हें पुण्य राइस बॉल मिली, लेवल 1। मैंने हाथ में पकड़े उस राइस बॉल को देखा। उसमें से चावल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं कुछ पल सोच में पड़ गया। इसे खुद खाने से पहले किसी और पर टेस्ट करना बेहतर होगा। मैंने ट्रेडिंग पैनल खोला और उस राइस बॉल के बदले वांग दाचुई से 5 लोहे के टुकड़े ले लिए। ट्रेड पूरा हो गया। मेरे हाथ में 5 भारी लोहे के टुकड़े आ गए, लेकिन मैंने चैट विंडो बंद नहीं की। मैं इंतजार करता रहा। करीब 10 मिनट बाद वांग दाचुई का मैसेज आया, बॉस और राइस बॉल है क्या?
मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। लगता है इसे खाने के बाद हल्का सा भ्रम होने लगता है, मतलब साइड इफेक्ट तो था। मैंने फिर अपना ध्यान अपग्रेड ऑप्शन पर लगाया। ये 5 लोहे के टुकड़े मेरी जंग लगी हथौड़ी को अपग्रेड करने के लिए बिल्कुल सही थे। अपग्रेड जैसे ही मैंने फैसला किया, लोहे के टुकड़े और राक्षसों से मिले सामान हवा में तैरने लगे, फिर गहरे लाल रंग की रोशनी में आपस में मिल गए। कुछ सेकंड बाद रोशनी गायब हो गई और एक डरावना दिखने वाला भारी हथौड़ा मेरे हाथ में आ गिरा। बधाई हो, तुम्हें मांस हड्डी तोड़ हथौड़ा मिला। मैंने उसे 2 बार घुमाकर देखा। हवा चीरने की आवाज भारी और ताकतवर थी। सच में बढ़िया चीज थी। फिर मेरी नजर उस जंग लगी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी पर गई। अपग्रेड दिशा, रॉक वैली कुल्हाड़ी, ग्रीन लेवल। अपग्रेड के बाद धार 2 गुनी हो जाएगी और अपने आप लकड़ी काटने की क्षमता मिलेगी। अपने आप लकड़ी काटने वाली बात ने मुझे तुरंत आकर्षित कर लिया। इससे लकड़ी इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाएगा। अपग्रेड। इस बार सामान डालते ही अजीब सी फीकी सफेद रोशनी फैल गई। कुछ पल बाद रोशनी गायब हुई और एक ठंडी आभा छोड़ती हुई कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आ गई। बधाई हो, तुम्हें रॉक वैली कुल्हाड़ी मिली। मैंने संतुष्टि से उसे रख लिया। अब चाहे लड़ाई हो या सामान इकट्ठा करना, मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात होने लगी। बाहर की हवा पहले से ज्यादा अजीब लग रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो और कभी ऐसा जैसे कोई हंस रहा हो। मैं बिस्तर पर बैठा था। मेरी उंगलियां हथौड़े के गर्म हैंडल को हल्के से छू रही थीं। मेरी आंखें ठंडी और तेज थीं। दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। उसकी गूंज लंबे समय तक आसमान में फैलती रही। छठी रात आ चुकी थी। अचानक बाहर से किसी चीज को घसीटने की गीली आवाजें आने लगी। उसके बाद एक भारी टक्कर की आवाज सुनाई दी। पूरी लकड़ी की झोपड़ी हिल गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। लगता है आज रात फिर कोई नया राक्षस आने वाला था। इस बार दरवाजे पर लगी आत्मारोधी कीलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब साफ था, बाहर जो चीज थी वो आत्मा नहीं थी। दरवाजे की दरारों से बड़ी मात्रा में काला पानी अंदर आने लगा। जैसे ही वह पानी कमरे में घुसा, नीली आग अचानक भड़क उठी। चारों तरफ बदबूदार सफेद धुआं फैलने लगा, यहां तक कि आग बुझने की नौबत आ गई। धत, मैं तुरंत खड़ा हो गया। काला पानी मेरे जूतों से ऊपर तक पहुंच चुका था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पानी जिंदा चीज की तरह हरकत कर रहा था। वो मेरी पैंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे बच्चे, छिपो मत। बाहर मौजूद वह विशाल मांस का ढेर दरवाजे को जबरदस्ती दबा रहा था। वो अपने पूरे शरीर को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़े हथौड़े और कुल्हाड़ी की तरफ देखा। ऐसे तरल राक्षस पर सीधा हमला ज्यादा काम का नहीं था। यहां तक कि मेरी सबसे बड़ी उम्मीद, नीली आग भी अब सिर्फ छोटी सी लौ बनकर रह गई थी। वो किसी भी समय बुझ सकती थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। अचानक मेरी नजर थोड़ी दूर रखे उस हड्डी वाले कटोरे पर गई। इस समय वह हल्का हल्का कांप रहा था। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था और उसके अंदर से बच्चे के रोने जैसी आवाज आ रही थी। अचानक बाहर वाला मांस का राक्षस रुक गया। फिर वो और ज्यादा पागल हो उठा। उसका दबाव इतना बढ़ गया कि पूरा दरवाजा टेढ़ा होने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। ये कटोरा भूखा था और बाहर वाला राक्षस पूरा का पूरा मांस और खून से बना हुआ था। उसी समय दरवाजे में एक बड़ी दरार बन गई। काले झेली जैसा एक बड़ा हिस्सा कमरे के अंदर घुस आया। मैंने बिना देर किए कटोरे का मुंह सीधे उस काली जेली की तरफ कर दिया। अचानक कटोरा फट गया और उसके अंदर से अनगिनत छोटी छोटी हड्डी की कांटेदार सुइयां निकल आईं। उन्होंने उस काली जेली को कसकर पकड़ लिया। जो काला पानी अंदर आ रहा था वो अब उल्टा वापस कटोरे में जाने लगा। मांस का राक्षस आंखों के सामने सिकुड़ने लगा। उसका शरीर तेजी से छोटा होता जा रहा था और सबसे अजीब बात, कटोरा भी बदलने लगा। पहले उसका रंग काला था, लेकिन अब वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से बनी कोई कीमती चीज हो। मांस का राक्षस पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने अपना एक हिस्सा खुद ही फाड़ दिया। फिर किसी तरह खुद को छुड़ाकर अंधेरे में भाग गया। मैं पूरी तरह थक चुका था। दीवार के सहारे नीचे बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे हाथ में पकड़े उस हड्डी वाले कटोरे के तल में 3 लाल रंग की चमकदार झेली जैसी चीजें रखी थीं। जानकारी, इन्हें खाने के बाद अधिकतम लाइफ काफी बढ़ सकती है। साथ ही शरीर की पुरानी अंदरूनी चोटें भी ठीक हो सकती हैं। ये पढ़ते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। ये चीज हमेशा के लिए स्टेट्स बढ़ा सकती थी। मैंने तुरंत एक लाल जेली उठाई और बिना झिझक उसे निगल लिया। जैसे ही वह मुंह में गई, तुरंत पिघल गई। अगले ही पल मेरे पेट में आग जैसी गर्मी फैल गई। वो गर्म लहर पिघले हुए लावे की तरह पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी नसों से होते हुए हाथों और पैरों तक पहुंच गई। मांसपेशियां लगातार टूट रही थीं और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ रही थीं। मैंने लंबी सांस छोड़ दी। मुझे लगा मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है। जब मैंने मुट्ठी भींची तो उंगलियों के बीच जबरदस्त ताकत महसूस हुई। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। लाइफ वैल्यू 300, ये पहले से पूरे 3 गुना ज्यादा थी। ब्लड एंड क्वीन सच में बहुत दरिया दिल मां निकली। अगर अगली बार फिर मिलने आए तो अपने कुछ और रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आना। तब बधाई हो,
तुम सफलतापूर्वक छठे दिन तक जिंदा रहे हो। छठे दिन तक जिंदा रहना। जैसे ही मैंने ये शब्द पढ़े, मेरे सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर के अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो मनहूस आंखें अब जागने वाली हैं। उनकी गिनती ही नहीं थी। पूरा आसमान उनसे भरा पड़ा था और वो सब यहीं घूर रही थी। लगता है अब मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चैट फीचर अनलॉक्ड। ये कोई मजाक नहीं था। सच में बादल नीचे उतर आए थे। शेल्टर के बाहर का आसमान बहुत नीचे दिखाई दे रहा था। बादलों के बीच कभी कभी कुछ आधे पारदर्शी गोल आकार नजर आते थे। मैंने अपनी स्क्रीन खोली और उस लगातार चमक रहे चैट चैनल के आइकन पर क्लिक किया। फिर मैंने चैट में आ रही इन्फॉर्मेशन पढ़नी शुरू की। वहां लोगों की बातें पढ़कर मैंने कुछ बातें समझी। इस दुनिया में सिर्फ एक ही शुरुआत की जगह नहीं थी। कुल मिलाकर 3 बड़े इलाके थे। एक बर्फ से ढका सफेद इलाका, एक बदलता रहने वाला नीला मठ, और तीसरा वो खून और मांस वाला लाल मंदिर इलाका जहां मैं था। लेकिन एक मैसेज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो तुम्हें बहुत देर तक देखते रहें तो तुम्हारी एबनॉर्मल वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। मैंने आग के पास जल रही नीली लपटों की तरफ देखा। अब समझ आया, ये नीली आग सिर्फ राक्षसों को दूर नहीं रखती थी। इसका काम इससे कहीं ज्यादा था। ये इंसान के दिमाग को भी स्थिर रख सकती थी। मतलब मुझे जल्द से जल्द अपने ठिकाने को और मजबूत करना होगा। मैं तुरंत काम पर लग गया। रॉक वैली कुल्हाड़ी अपने 5 हड्डी जैसे पंजों के सहारे जमीन पर चलने लगी। वो किसी टूटी टांग वाली मकड़ी जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम दोनों सफेद मांस वाले जंगल में पहुंच गए। कुल्हाड़ी सबसे नजदीक वाले पेड़ के पास गई और बिना मेरे कुछ किए खुद ही काम शुरू कर दिया। उसकी धार इतनी तेजी से चल रही थी कि सिर्फ धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उधर मैं भी खाली नहीं खड़ा था। मेरा काम लकड़ियां उठाकर इकट्ठा करना था। एक इंसान और एक कुल्हाड़ी की ये जोड़ी कमाल की थी। कुछ ही देर में, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, घर के बाहर की खाली जगह पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लग चुका था। उसी समय रॉक वैली कुल्हाड़ी जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक वो रुक गई। उसकी दोनों आंखें दाईं तरफ की एक झाड़ी पर टिक गईं। मैंने तुरंत हाथ में पकड़ी लकड़ियां नीचे फेंक दी और हड्डी तोड़ हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। मैं चुपचाप एक बड़े पेड़ की छाया में खड़ा हो गया और अपनी सांस तक रोक ली। झाड़ी हिली। किसी ने सूखी टहनियों को एक तरफ हटाया। फिर एक हाथ बाहर आया। अगले ही पल एक औरत झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आई। झाड़ी हिली। एक हाथ ने सूखी टहनियों को हटाया। मैं तुरंत सतर्क हो गया और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर अपनी सांस रोक ली। वहां कौन है? बस थोड़ा सा खाना दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। औरत की आंखों में साफ इशारा था। मैंने भौहें सिकोड़ ली और हाथ में हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। इस डरावनी दुनिया में अचानक किसी औरत का दिखना बहुत अजीब था। फिर उसने अपनी छुरी जमीन पर फेंक दी, दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे घूमकर दिखाया कि उसके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है। तब मैं धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुरंत हथौड़ा उठाकर उसे रोक दिया। भैया, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं लियू नाना हूं। इस दुनिया में आने से पहले मैं एक स्ट्रीमर थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत सिमुलेशन चालू किया। सिमुलेशन शुरू। तुम उसकी खूबसूरती और मासूमियत से प्रभावित हो गए और उसे अपने ठिकाने पर ले आए। वो बहुत समझदार बनकर पेश आई, खुद ही तुम्हारी मालिश करने लगी। रात में तुमने उसका दूध पिया। तुम्हारी आंखें भारी होने लगीं। धुंधली हालत में तुमने देखा वो अपनी ब्रा के अंदर छिपी जगह से एक पतली जहरीली सुई निकाल रही है। सिमुलेशन खत्म। वाह, कितनी खतरनाक औरत है। लियू नाना ने देखा कि मैं चुप हूं। उसे लगा मैं उसके जाल में फंस गया हूं। वो फिर थोड़ा और पास आ गई। उसके शरीर से हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इस सड़ी हुई बदबू से भरी दुनिया में भी उसके पास परफ्यूम था। इसका मतलब उसके पास जरूर कुछ अच्छा सामान होगा। मैंने सिर उठाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। ठंड लग रही है ना? इधर आओ। लियू नाना मेरे चेहरे की मुस्कान को देखकर बोली, भैया तुम तो बड़े मजाकिया हो। लेकिन उसके मन में अचानक कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने देखा कि मेरी नजरें बदल गई हैं तो उसका हाथ धीरे धीरे अपने सीने की तरफ बढ़ने लगा। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो सुई छिपाकर रखना मुश्किल नहीं होता क्या? मेरी बात सुनते ही लियू नाना का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारे पास कोई जासूसी वाला टैलेंट या स्किल है क्या? अगर तुम्हें सब पता चल ही गया है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ने ठंडे स्वर में कहा, हड्डी वाली कुल्हाड़ी हमला करो। जमीन पर पड़ी हड्डी वाली कुल्हाड़ी अचानक जिंदा हो गई और पागल कुत्ते की तरह उसकी टांग पर टूट पड़ी। कुल्हाड़ी का वार सीधा उसकी पिंडली पर लगा। आह! लियू नाना चीख पड़ी और संतुलन खोकर गिर गई। उसी पल मेरे हाथ का हड्डी तोड़ हथौड़ा सीधा उसकी तरफ गया। उसके मुंह से खून और पानी बाहर निकल आया। मत मारो, मैं एक राज जानती हूँ, लाल मंदिर के बारे में। उस मंदिर में सिर्फ रात के समय जाया जा सकता है। मेरे पास रात में सुरक्षित चलने वाले कपड़े का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कहाँ है? मेरे ठिकाने पर। अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो मैं खुद जाकर ले आता हूँ। बात पूरी होते ही हथौड़ा फिर नीचे आ गिरा। उसी समय मेरी आंखों के सामने मैप खुल गया। बिना मालिक वाला ठिकाना मिला। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, हथौड़ा उठाया और निकल पड़ा।
1 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं बहुत सावधानी से चल रहा था। लियू नाना का ठिकाना बहुत चालाकी से छिपाया गया था। वो मैदान में नहीं था, बल्कि एक छोटी पहाड़ी के पीछे था। वहां एक प्राकृतिक गुफा थी, जिसका मुंह घनी बेलों से पूरी तरह ढका हुआ था। ये औरत सच में बहुत चालाक थी। अंदर जरूर कोई जाल होगा। सिमुलेशन शुरू। तुमने गुफा के बाहर पत्थरों के बीच एक बेहद पतली पारदर्शी मछली पकड़ने वाली डोरी देखी। डोरी का पीछा करने पर तुम्हें ऊपर लटका हुआ तेजाब का बड़ा बर्तन मिला। तुम सावधानी से डोरी पार करके गुफा के अंदर चले गए। सिमुलेशन खत्म। जैसा सोचा था, मैंने लगभग दिखाई न देने वाली डोरी को पार किया और गुफा के अंदर चला गया। मानना पड़ेगा, लियू नाना काफी अमीर थी। सिर्फ साधारण सामान ही नहीं, उसके पास सफेद मांस वाले फलों की पूरी टोकरी थी। साथ ही कई बोतलें तेल की भी रखी थीं। काफी देर खोजने के बाद बिस्तर के नीचे रखे एक बक्से में मुझे वह ब्लूप्रिंट मिल गया। बधाई हो, तुम्हें चमड़ी वाला लबादा का ब्लूप्रिंट मिला। इसे पहनकर रात में घूम सकते हो और राक्षस आसानी से हमला नहीं करेंगे। मेरी आंखें चमक उठी। ये तो रात में खोजबीन करने के लिए कमाल की चीज थी। आज यहां आना बेकार नहीं गया। मैं जाने ही वाला था कि गुफा के अंदर अंधेरे से एक कमजोर सी आवाज आई। मैं तुरंत रुक गया और हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। गुफा के सबसे अंदर बने एक गड्ढे में एक आदमी कैद था। वो इतना दुबला था कि सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थीं। उसके शरीर पर मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं। भाई, मुझे बचा लो। मैंने उसका स्टेटस देखा। उसकी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी। पूरा शरीर संक्रमित घावों से भरा था। वो आज की रात नहीं बचने वाला था। मैंने धीरे से कहा, वो औरत मर चुकी है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंसने लगा। हंसते हंसते रोने लगा। मर गई? वो सच में मर गई। उसने कांपते हाथों से गले में लटका काला सा बैज उतारा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। धन्यवाद, तुमने मेरा बदला ले लिया। ये रख लो। वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। मैंने बैज ले लिया। काला लोहे का टोकन, उपयोग अज्ञात। उस पर एक शीशे का निशान बना हुआ था। मैंने हल्की सांस छोड़ी और वहां से निकल गया। गुफा से बाहर आते ही नया संदेश सामने आ गया। बिना मालिक वाला ठिकाना मिला। कब्जा करें या तोड़ दें? मैं सोच में पड़ गया। अगर कब्जा करता तो अपग्रेड की लागत दोगुनी हो जाती। ये जगह सच में बहुत सुरक्षित थी, लेकिन इस दुनिया में एक ठिकाना संभालना ही मुश्किल था। दो संभालना लगभग नामुमकिन था। मेरे पास आखिरी सिमुलेशन बचा था। सिमुलेशन शुरू। तुमने इस ठिकाने पर कब्जा कर लिया और रात यहीं बिताने का फैसला किया। आधी रात को गुफा के बाहर बहुत हल्के कदमों की आवाज आई। नाना ने आज लाइट क्यों नहीं जलाई? भैया, खून की गंध अलग लग रही है। यहाँ किसी और इंसान की गंध है। दो बड़े और ताकतवर आदमी गुफा में घुस आए। उनके शरीर पर इंसानी हड्डियों की सजावट लटकी हुई थी। उनके पास मिलकर लड़ने की खास स्किल थी। तुमने उनमें से एक को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन दूसरा पीछे से लोहे के कांटे से तुम्हारा सीना भेद देता है। तुम मर गए। सिमुलेशन खत्म। मैं झटके से आंखें खोलकर उठ बैठा। मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। तो उसके साथी भी थे, और एक नहीं, दो। मेरे मन की आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म हो गई। तुमने ठिकाना लूटने का फैसला किया। ठिकाने का कोर हटाया जा रहा है। प्राप्त हुआ 10 सफेद मांस लकड़ियां, 5 पत्थर, एक ठिकाना कोर। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही पूरी गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे और गुफा टूटने लगी। वापस लौटते समय मैंने आसमान की तरफ देखा। जो आसमान पहले धूसर था, अब गहरे लाल रंग में बदल रहा था। बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे उनके पीछे अनगिनत आंखें छिपी हों और मुझे घूर रही हों। इस बार वो एहसास पहले से 10 गुना ज्यादा डरावना था। लगता है आज की रात आसान नहीं होगी। मैंने ऊपर देखा और अपग्रेड पैनल खोल दिया। शिकारी केबिन, अपग्रेड, लक्ष्य, हड्डियों का प्रहरी टावर। मैंने तुरंत अपग्रेड पर क्लिक कर दिया। मांस और हड्डियों के जुड़ने जैसी आवाज गूंजने लगी। मेरे सामने खड़ा घर जैसे जिंदा हो गया हो। सफेद मांस लकड़ियां अजीब मांस और हड्डियों के साथ जुड़ने लगीं। लकड़ी की दीवारें धीरे धीरे सख्त होने लगीं और उन पर सफेद हड्डियों जैसी चमक दिखाई देने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरे सामने एक नया ठिकाना खड़ा था। बधाई हो, तुम्हारा ठिकाना अब हड्डियों का प्रहरी टावर बन चुका है। 7वीं रात आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। बादलों के नीचे अनगिनत आधी पारदर्शी आंखें लटक रही थीं। पोते, मेरे प्यारे पोते। मैं झटके से जाग गया। मैं तुरंत घर की हड्डी वाली वॉच टावर पर पहुंचा और अपना हाथ उस गुलाबी मांस जैसी झिल्ली के अंदर डाल दिया। स्कैन मोड चालू। जैसे ही मेरा खून उसमें गया, पूरा वॉच टावर जागने लगा। ऊपर का निगरानी छेद धीरे धीरे खुला और उसके अंदर से खून से भरी एक बड़ी आंख बाहर आई। वॉच टावर की नजर से मैंने उस चीज को साफ देखा जो मेरी तरफ आ रही थी। राक्षस मिला। दादा सू, शायद यही न्यूबी प्रोटेक्शन के दौरान मिलने वाला सबसे ताकतवर राक्षस था। पोते, मेरे प्यारे पोते। मैंने गहरी सांस ली और मन का डर दबा दिया। अब मेरे पास कोई सिमुलेशन नहीं बचा था। बैठकर इंतजार करने का सवाल ही नहीं था। अटैक मोड चालू। मैंने अपनी बाईं बांह फिर उस मांस वाली झिल्ली में डाल दी। अटैक मोड एक्टिवेट। वॉच टावर के ऊपर लगा हड्डी का मुंह सिकुड़ गया, जैसे ताकत जमा कर रहा हो। फिर अचानक एक बड़ी हड्डी की कील गोली की तरह बाहर निकली, सीधे दादा सू की तरफ। लेकिन वार लगने से पहले ही
दादासू के शरीर से लटक रही कई भुजाएं अचानक उठ गईं और सीने के सामने मांस का एक जाल बना दिया। हड्डी की कील जाल को चीरती हुई अंदर घुसी, लेकिन दादासू नहीं मरा। वो दर्द से चीख उठा और उसके शरीर से पीले हरे रंग की जहरीली धुंध निकलने लगी। अभी भी नहीं मरा। वो धुंध वॉच टावर की दीवारों पर जा लगी। सफेद मांस लकड़ी से धुआं उठने लगा। चेतावनी, ठिकाना नुकसान झेल रहा है, तू मेरा पोता नहीं है, दादा तुझे सजा देगा। उसकी बची हुई भुजाएं जमीन में घुस गईं। अगले ही पल पूरा जमीन हिलने लगा। दो विशाल भुजाएं अचानक घर के अंदर से फूट निकलीं और अजगर की तरह मेरी तरफ लपकीं। आजा, दादा के साथ रह। मैं हवा में लटक गया। मेरी उंगलियां वॉच टावर की हड्डियों को कसकर पकड़े हुए थीं। दादासू का शरीर बीच से फट गया और एक बड़ा मुंह खुल गया, सीधे मेरी तरफ। भाग यहां से। मैंने हड्डी तोड़ हथौड़ा पूरी ताकत से घुमाया। हथौड़ा लाल लकीर बनाता हुआ निकला और मेरे पैर को पकड़े भुजा पर जा लगा। भुजा जोर से कांपी और उसमें से बदबूदार पीला पानी निकला, लेकिन वो टूटी नहीं, सिर्फ पकड़ थोड़ी ढीली हुई। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, साधारण हमला काम नहीं करेगा। हड्डी वाली कुल्हाड़ी, तेरी बारी। कुल्हाड़ी बिजली की तरह उड़ी और सीधा दादासू के शरीर पर जा लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो किसी चिपचिपी चीज में फंस गई हो। वो आगे नहीं बढ़ पाई। साधारण हमला लगभग बेकार था। अगर ताकत काम नहीं कर रही तो कुछ और आजमाते हैं। मैंने जेब से हड्डी वाला कटोरा निकाला। इसे पूरा चूस ले। मैंने कटोरा सीधा दादासू के शरीर पर दे मारा, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। कटोरे पर बने लाल निशान चमकने के बजाय फीके पड़ गए। फिर कटोरे के अंदर से उल्टी जैसी आवाज आई। अगले ही पल कटोरा खुद उछलकर वापस मेरी तरफ आ गया। मैंने उसे पकड़ लिया और मेरा चेहरा बिगड़ गया। तू तो खाने में भी नखरे करता है। लगता था दादासू खून मांस वाली चीज नहीं था, इसलिए कटोरा उसे खा ही नहीं सकता था। पोता बदमाश है, दादा को गुस्सा दिला रहा है। उसका शरीर और बड़ा होने लगा। अनगिनत भुजाएं आपस में जुड़कर एक विशाल जाल बन गईं। हमले लगातार आते जा रहे थे, लेकिन हड्डी वाली कुल्हाड़ी मेरी मदद कर रही थी। हर बार आखिरी पल में मैं किसी तरह बच जाता। एक आदमी, एक राक्षस और एक कुल्हाड़ी, तीनों के बीच अजीब सी लड़ाई चल रही थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। उसी समय आसमान में लटका हरा चांद तेजी से फीका पड़ने लगा। धूसर और ठंडी सुबह की रोशनी बादलों को चीरती हुई नीचे उतरने लगी। सुबह हो गई। दादासू का विशाल शरीर कांपने लगा। छिपना है, जल्दी छिपना है। वो घबराकर भागने लगा और सफेद मांस जंगल की छाया में घुस गया। पोते, रात को फिर मिलने आऊंगा। मैंने चेहरे पर लगा खून पोंछा और धीरे धीरे उजाला होते आसमान को देखा। तभी दिमाग में वही परिचित आवाज गूंजी, मेरा समय खत्म हो गया है। वे आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। अब मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें नहीं रोक सकता। बधाई हो, तुम अब तक इस डरावनी दुनिया में किसी तरह जिंदा बचे रहे। अगले ही पल से न्यूबी प्रोटेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई आखिरी बार विदा ले रहा हो। जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी फीचर दे रहा हूं। सीरियल एक्टिवेट, जिंदा रहना, पूरब की तरफ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। सब लोग अभी ये बात समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक उनके दिमाग में तेज बिजली जैसी आवाज गूंज उठी। हे। तुम्हारे दादा नहीं, स्वयं महान बंदर राजा आ गया है। दुनिया पर कब्जा करने वाले उन राक्षसों से लड़ने के लिए मैं, महान बंदर राजा, तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूं। ये ताई शांग लाओजुन की बनाई हुई अमर गोली है, मांस वाली गोली। इसे खाने के बाद तुम्हारे शरीर में ऐसे बदलाव होंगे जिन्हें वापस नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसके बदले तुम्हारी लाइफ और शरीर की रिकवरी काफी बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अरे, सुन वुकोंग तो हमेशा कहता था मैं तुम्हारा दादा बंदर राजा आ गया, फिर ये अलग तरह से क्यों बोल रहा है? उसी समय उसकी आवाज फिर गूंजी, जब तुमने मेरा तोहफा ले लिया है तो नियम भी मानने होंगे। ये जगह चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन नियम नहीं टूटने चाहिए। उसके बोलते ही मेरे सामने सिस्टम का नया पेज खुल गया। उस पर नए नियम दिखाई देने लगे। कुछ सेकंड बाद बिजली जैसी आवाज गायब हो गई और दुनिया फिर से शांत हो गई। मेज पर रखी मांस वाली गोली हल्का हल्का हिल रही थी, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले मैंने चैट चैनल खोला। वहां की जानकारी देखकर मैंने एक बात नोटिस की। मेरे अलावा किसी को भी सुन वुकोंग के बारे में पता नहीं था, और जिन्होंने वो मांस वाली गोली खा ली थी उनके साथ अजीब चीजें हुई थीं। किसी का शरीर लोहे जैसा सख्त हो गया था, किसी के बाल फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए थे, तो कोई आधा झोंबी बन चुका था। ये कोई अमृता का रास्ता नहीं लग रहा था, ये तो लोगों को राक्षस बना रहा था। मानना पड़ेगा, ये चीज जिंदा रहने की संभावना बहुत बढ़ा सकती थी, लेकिन अगर शरीर हमेशा के लिए बदल जाए तो क्या इंसान अभी भी इंसान रहेगा? मैंने अपनी नजर गाइड के छोड़े हुए आखिरी फीचर पर डाली, सीक्वेंस। मैंने तुरंत सीक्वेंस पैनल खोल दिया। उपलब्ध सीक्वेंस कसाई, उपलब्ध सीक्वेंस कारीगर, उपलब्ध सीक्वेंस
ताओवादी। मैंने सिमुलेशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह विकल्प छिपा हुआ था। सिमुलेशन अब काम नहीं कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कसाई सीक्वेंस पूरी तरह शरीर की ताकत पर निर्भर था। लाइफ ज्यादा होती, लेकिन दादासू जैसे जहरीले राक्षसों के सामने फंस सकता था। कारीगर सीक्वेंस में बहुत स्किल चाहिए थी, लेकिन शुरुआत में उसकी लड़ाई की ताकत कम थी। ताओवादी सीक्वेंस अलग था। ये एक तरह का समनर था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन फायदा ये था कि अगर मांस काफी हो तो पूरी सेना बनाई जा सकती थी। रास्ता दिखाने के लिए समन, हमले झेलने के लिए समन, मेरी जगह लड़ने के लिए समन, यही सबसे सुरक्षित तरीका था। मैंने फैसला कर लिया, मैं ताओवादी सीक्वेंस चुनता हूँ। जैसे ही मैंने चयन किया, गहरे लाल रंग की ऊर्जा हवा से निकलकर मेरे शरीर में घुस गई, लेकिन उसने मेरी मांसपेशियों या हड्डियों को मजबूत नहीं किया। वो सीधे मेरे दिमाग और हाथों में चली गई। मेरे दिमाग में अजीब और रहस्यमयी जानकारी भरने लगी। बधाई हो, तुमने ताओवादी सीक्वेंस जागृत कर लिया है। वर्तमान रैंक 9वां स्तर। ताओवादी, नया स्किल प्राप्त, ब्लड फ्लैश सिंथेसिस। बस इतना ही? ये थोड़ा कमजोर नहीं लग रहा? मेरी नजर फिर उस मांस वाली गोली पर गई। सच में नहीं खाओगे? अगर मैं उसे नहीं खाता तो इस कमजोर शरीर के साथ कोई भी राक्षस पास आकर मुझे मार सकता था। लेकिन मेरी समझ कह रही थी कि इस गोली में कुछ गड़बड़ है। पहले स्किल आजमा कर देखता हूँ। मैं पास में रखी एक मेज के पास गया। उसके ऊपर रखी कुछ हड्डियां और मांस के टुकड़े उठाकर नीचे रख दिए। रक्त मांस संयोजन। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी उंगली से लाल रंग की एक ऊर्जा निकलकर नीचे की तरफ बहने लगी। वह ऊर्जा हड्डियों और मांस के टुकड़ों को घेरने लगी। अगले ही पल मांस का टुकड़ा और हड्डियां हवा में उड़ गईं। कुछ ही सेकंड बाद वे आपस में जुड़कर एक छोटे से मांस वाले बच्चे जैसे जीव में बदल गए। ब्लड फ्लैश सिंथेसिस सफल। छोटा ब्लड फ्लैश पपेट तैयार। लेवल 1। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मैंने अपनी उंगली से उसके सिर पर हल्का सा थपकी दी। वह तुरंत मेरी उंगली से खेलने। तो काफी दिलचस्प है। उसी समय पास आराम कर रही हड्डी वाली कुल्हाड़ी अचानक हिलने लगी। मैं उसे रोक पाता उससे पहले ही वो छोटे पपेट के पास पहुंच गई और अपनी धार से उसके सिर को बहुत हल्के से छू दिया। मैं और कुल्हाड़ी दोनों कुछ पल चुप रह गए। अचानक वो छोटा पपेट धड़ाम से टूट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हालांकि वो बहुत कमजोर था, लेकिन अब मुझे नियम समझ आ गया था। अभी वाला पपेट इसलिए टूट गया क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत छोटी थीं और उसके पास मांस भी कम था। उसके शरीर पर कोई मजबूत परत बन ही नहीं पाई। हेलो गाइज, यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। सबसे पहले सॉरी गाइज, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 या अगला एपिसोड नहीं आएगा। असल में मैंने यह वीडियो लगभग 1 महीने पहले ही बना ली थी, लेकिन किसी वजह से मुझे इसे अपलोड करने का समय नहीं मिल पाया। आज समय मिला तो मैंने इसे आखिरकार अपलोड कर दिया। एक और बात, ये वीडियो मेरी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। मैंने किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो और उसकी एक्सप्लेनेशन को आधार बनाकर यह वीडियो बनाई थी। बाद में मुझे पता चला कि वह क्रिएटर अपने कंटेंट का इस्तेमाल करने वालों को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है, इसलिए इस वीडियो पर स्ट्राइक आने का खतरा भी है। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे यह भी याद नहीं है कि वे क्रिएटर कौन था और मैंने ये वीडियो कहां से ली थी। इसी वजह से मैं उसे सही क्रेडिट भी नहीं दे पा रहा हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। सॉरी गाइज, और समझने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।